हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसके पहले हमने पॉलिटी में अध्यक्षीय प्रणाली व संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ लिया था। संविधान सभा को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम इसकी पृष्ठभूमि, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन की योजना, संविधान की कार्यविधि और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर संविधान सभा के निर्माण से पहले क्या पृष्ठभूमि रखी गई थी। तो इसकी शुरुआत होती है 1894-95 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाए गए स्वराज विधेयक से। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1894-95 में स्वराज विधेयक लाया जाता है। उसके बाद 1922 में गांधी जी के द्वारा संपादित जो हरिजन पत्रिका होती है, इसमें भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा, ऐसा कथन लिखा जाता है। उसके बाद 1924 में जो स्वराज पार्टी होती है, इसके द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये औपचारिक तौर पर नहीं था। लेकिन पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा के जो मांग की जाती है वह 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था, तो एम.एन. रॉय जो एक वामपंथी नेता थे, इनके द्वारा रखा गया था। फिर होता है 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनके द्वारा इसकी आधिकारिक मांग की जाती है। आधिकारिक मांग की जाती है किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 में की जाती है। और उसी के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। और जब नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार की बात की जाती है तो ब्रिटिश सरकार इसे सैद्धांतिक रूप से मान लेती है और इसी को सैद्धांतिक रूप से माना जाता है। और यही प्रस्ताव हमारे सामने 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में आता है। लेकिन होता क्या है कि यह अगस्त प्रस्ताव असफल हो जाता है। अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद जो ब्रिटिश सरकार है, इनके द्वारा 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जिसके जो हेड होते हैं, यह होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये जो अगस्त प्रस्ताव असफल होता है, उसी के बाद क्रिप्स मिशन जब आता है तो ये संविधान निर्माण के लिए आता है। लेकिन होता यह है कि जो मुस्लिम लीग है, संविधान सभा के लिए जो मुस्लिम लीग है, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर देती है। और मुस्लिम लीग की जो मांग होती है वो होती है दो स्वायत्त राज्यों की। वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग स्वायत्त राज्य बन जाए। और इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन के बाद शिमला समझौता और वेवल योजना। तो शिमला समझौता और वेवल योजना भी असफल हो जाती है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, वेवल योजना, इन सभी के असफल होने के बाद जो गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्रिप्स मिशन जब असफल होता है, इसके बाद 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत में भेजती है। तो जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को आता है। लेकिन आखिर ये आता क्यों है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो 1945-46 में क्या होता है, इंग्लैंड में चुनाव होता है। इंग्लैंड में चुनाव होने के बाद वहाँ लेबर पार्टी जो होती है वो जीत जाती है। लेबर पार्टी जीतने से जो क्लाइमेट एटली होते हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्लाइमेट एटली की घोषणा के बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये 3 सदस्यीय आयोग होता है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पेंथिक लॉरेंस, और इसके जो सदस्य होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों के द्वारा ही जो कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव रखता है, इसी के आधार पर अंततः संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन योजना रहती है, इसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितनी सीटें होती है, तो 389 सीटों पे कैबिनेट सभा की योजना स्वीकार की जाती है। इसमें ही 290 जो 6 होते हैं वह प्रांत होते हैं और 93 देशी रियासतें होती है। और जो 296 प्रांत है, इसमें से भी 292 जो होते हैं वो ब्रिटिश प्रांत होते हैं और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं, जिसमें से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान होते हैं। तो
389 जो कुल सीटें होती है संविधान सभा की, इसमें से 296 प्रांत होते हैं, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी होती है और 93 देसी रियासत होती है। आखिर इनका जो प्रत्येक राज्य और जो प्रत्येक देसी रियासत है, वह जो राज्य है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाती है। तो जो जनसंख्या का आधार होता है वह होता है 10,000 पर एक सीट, 10,000 जनसंख्या पर एक सीट। साथ में इन्हें वर्गों में बांट दिया जाता है, जिसमें सामान्य को 213, मुस्लिमों के लिए 79 और सिखों के लिए 4 सीट उपलब्ध की जाती है। जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चुनाव की घोषणा की जाती है, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। साथ में यहाँ वयस्क मताधिकार नहीं होता है और यह आंशिक तौर पर चुनाव किया जाता है। विधानसभा का चुनाव एकल संक्रमित मत के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और आखिर कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जो होता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसके बाद जब संविधान सभा का चुनाव होता है, तो संविधान सभा का चुनाव 389 सीटों में से 296 सीटों पर ही चुनाव किया जाता है। जब चुनाव होता है तो इसमें कांग्रेस को 208, अन्य दलों को 15 और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है, मतलब इतनी सीटों पे इनकी जीत होती है। लेकिन अंततः जो संविधान सभा है, इनका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 93 देसी रियासतें सारी की सारी संविधान सभा में भाग लेती है, परंतु जो हैदराबाद है वह संविधान सभा के चुनाव में शामिल नहीं होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सी जो देशी रियासत है ये संविधान सभा के चुनाव में शामिल नहीं थी, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। और कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है। 389 सीटों में से सिर्फ 296 सीटों पर ही इसमें चुनाव लड़े जाते हैं। इसके बाद है कि आखिर कितनी महिलाओं ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था। तो संविधान सभा के चुनाव में 15 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी। साथ में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के 33 मेंबर्स भी थे। अब इन सब में से याद कौन कौन सी रखना होगा, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखने लायक है सरोजनी नायडू जो हमारी पहली गवर्नर बनती है यूपी में, भारत की पहली गवर्नर। फिर है जो राजकुमारी अमृता कौर है, इनको याद रखिएगा। और इसके बाद है हमारी जो सुचिता कृपलानी, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीएम बनती है, वह है सुचिता कृपलानी। इसके बाद है विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, लीला रे, कमला चौधरी, हंसा मेहता आदि। ये सारी की सारी 15 महिलाएं जो होती है संविधान सभा में निर्वाचित की जाती है। और याद रखिएगा जो 33 अनुसूचित जनजाति के लोग भी इसमें सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि आखिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या क्या थी। तो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है, इसमें इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अध्यक्ष जो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। अब सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया जाता है, ये एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। जो फ्रांस है, फ्रांस में एक प्रथा चलती है जिसकी सबसे पहली जो बैठक होती है, इसमें बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। तो इसी आधार पे सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहला अध्यक्ष बनाया जाता है, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और ये सबसे बुजुर्ग होते हैं और इनका जो पेशा होता है ये वकील होते हैं। ठीक है। इसके बाद जब इसकी द्वितीय बैठक होती है, तो द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। और जो इसमें उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं एस.सी. मुखर्जी। संवैधानिक स्पीकर जो होते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया जाता है और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. रॉय को बनाया जाता है। ये जो बी.एन. रॉय है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1944 से 45 के बीच में। साथ में इन्होंने बर्मा का संविधान भी बनाया है और ये यूएन के भारत में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। साथ में बी.एन. रॉय ने संविधान का प्रारूप भी बनाया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो जिसका हेडक्वार्टर हैग में है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी प्रथम जज रह चुके हैं बी.एन. रॉय। तो बी.एन. रॉय याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. रॉय। इसके बाद होता है जो हमारी संविधान सभा है, इसकी
तृतीय बैठक होती है, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो तृतीय बैठक में जो होता है 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर क्या क्या लिखा जाता है? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह हमारे प्रस्तावना का ही एक बेसिक स्ट्रक्चर हम इसे मान सकते हैं। इसके अंदर ये लिखा होता है, इसकी जो प्रमुख बातें हैं, इसमें भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, जिसे हम विधि के समक्ष समता की बात करते हैं, आदि का वर्णन था। साथ में विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया था। और कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वह इकाइयों के पास होगी। साथ में इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि जो भारतीय संघ है ये ऐसे सभी क्षेत्र इसमें शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत के हैं या देशी रियासतों के हैं, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं, वह सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया था कि भारत एक संपूर्ण संपन्न गणराज्य होगा, अर्थात भारत एक संपूर्ण राष्ट्र होगा जो विश्व शक्ति को बढ़ावा देगा। इसके बारे में सभी उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ बेसिक बातें की गई थी। और इसी को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, जो हमारे वर्तमान संविधान के प्रस्तावना के रूप में हमें देखने को मिलता है। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत के विभाजन होने के बाद, पाकिस्तान भारत से अलग होने के बाद किस तरह से संविधान सभा का निर्माण होता है और प्रारूप समिति क्या थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।